तो सेकेंड एंग्लो बोरो वॉर के बाद ब्रिटिश को समझ आ गया था कि अब गोल्डन माइंस और डायमंड फील्ड्स को विदाउट लोकल वाइट पॉपुलेशन के कॉपरेशन के साथ स्मूथली मैनेज करना इम्पॉसिबल। और ये लंदन के लिए फाइनेंशियल भी अनस्टेबल था कि थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर से एक रिबेलियस पॉपुलेशन को पुलिस और मिलिट्री के भरोसे कंट्रोल करना। तो लंदन ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो इन्हें यूज़ की थी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो द इम्पीरियल डोमिनेंट मॉडल का इस्तेमाल किया, जहाँ पे साउथ अफ्रीका को अपनी इंटरनल मैटर्स पे लॉ बनाने के फ्रीडम था, पर एक्सटर्नल यानी इंटरनेशनल मैटर में आज भी उन्हें इंग्लैंड पे और ब्रिटिश एम्पायर में डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे गुड्स और मिलिट्री सपोर्ट के लिए। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1909 में यूनिफिकेशन ऑफ साउथ अफ्रीका का लॉ पास किया, जिसमें 4 कॉलोनीज, केप टाउन कॉलोनीज, ऑरेंज रिवर कॉलोनीज और ट्रांसविला कॉलोनी ऑफ न्यूटेला को मिला के मॉडर्न डे ऑफ साउथ अफ्रीका का यूनिफिकेशन हुआ। ऑन 31 मई 1910 में ये लॉ पास हुआ और यूनिफिकेशन ऑफ साउथ अफ्रीका बना। और इसमें उनकी एक सबसे बड़ी कंडीशन थी कि डोमिनेशन ऑफ द वाइट पॉपुलेशन शुड बी रिमेन। ये जो बोर कम्युनिटी थी ये डिसेंडेंट थी डच स्पीकिंग पॉपुलेशन की, जो वहाँ पे सेटल हुई थी साउथ अफ्रीका में, यानी कि केप टाउन कॉलोनी में। जब स्विस कैनाल नहीं बना था, ये बात है 1800 की, तो यूरोप के शिप्स को एशिया आने के लिए साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका के कॉर्नर से टर्न लेके आना पड़ता था, और केप टाउन एक परफेक्ट लोकेशन थी शिप के रिफ्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ पे आके डच पीपल जो बसे थे, बाद में इन्होंने ही ब्रिटिश एम्पायर से फाइट किया था। इसके लिए ब्रिटिश ने इनको इम्पीरियल फ्रीडम दिया, बट अपने डोमिनेंस के साथ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर कर दिया था 1914 में ऑन ब्रिटिश एम्पायर, तो ब्रिटिश एम्पायर के सारे डोमिनेंट इम्पीरियल स्टेट भी इसमें शामिल हो गए, और इसी के साथ साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने अपना फुल सपोर्ट वोट किया ब्रिटिश एम्पायर को, और ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें टास्क दिया टू कैप्चर द साउथ वेस्ट कॉलोनी ऑफ जर्मनी मॉडर्न डे नबीबा। इसके डीप सी पोर्ट्स और वायरलेस रेडार स्टेशन को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया, पर ये डिसीजन इन पे ही बैकफायर कर दिया, क्योंकि सेम एनिमी के साथ जिसके साथ इन्होंने 12 ईयर वॉर की, और वही एनिमी जिसने इनकी फैमिलीज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला, आज हम उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं अपने एलाई, क्योंकि जर्मनी ने इनकी मदद की थी एंग्लो बोरन वॉर के टाइम। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मैन मार्स ने अपने वेपन्स साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खड़े कर दिए और जर्मनी के सपोर्ट में स्टैंड हो गए। ये प्रोटेस्ट चला, पर 1950 में हार्शली इंटेंसली प्रोटेस्ट को कम और कर दिया। अब स्टार्ट होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ड्यूरिंग द इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्टिंग ऑफ नबेलिया 67 साउथ अफ्रीकन सोल्जर ने रैपिड मूवमेंट्स ने ऑन फ्लैंक कर दिया 6 to 9,000 सोल्जर्स जर्मन सोल्जर को। फिर जर्मन गवर्नर ने 1915 को 9 जून को सरेंडर कर दिया, मेकिंग फर्स्ट एंड मेजर विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेस इन द वर्ल्ड वॉर 1। सो अब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया था। इन 1999 ट्रीटी ऑफ वर्साइल में साउथ अफ्रीका के बाद 1990 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका को नबेलिया के ऊपर सी मैंडेट का रूलिंग फॉर्मली राइट्स दिया गया। सी मैंडेट मतलब रूलिंग कंट्री जिसने कैप्चर किया है टेरिटरी को, उस टेरिटरी को एंटायरली अपने टेरिटरी के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। और इस क्लास के मिलने के बाद साउथ अफ्रीका ने लैंड स्नैचिंग कर दिया, लैंड पे कब्जा कमाना स्टार्ट कर दिया। लोकल नेटिव पॉपुलेशन को लैंड छीन के वाइट साउथ अफ्रीकन फार्मर्स को दिया गया। उनके पॉलिटिकल राइट्स छीने गए। विदाउट डॉक्यूमेंट्स दे कैन नॉट ट्रैवल एनीवेयर। और उनके फोर्स लेबर में भी
सिस्टम में अप्लाई कर दिया। गोल्डन माइंस, लोकल नेटिव पॉपुलेशन को गोल्डन माइंस और डायमंड माइंस में भेज दिया गया इनटू फोर्स लेबर, और फार्म्स में भी भेज दिया। और ये सब हैवी मिलिट्री का यूज़ करके किया गया था, ब्रूटलिटी दिखा के, टोटल ब्रूटलिटी। 1931 में जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन में था, हैवी डेप्ट के साथ, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका लंदन में डिमांड कर रहे थे इक्वल स्टेट का। अब वो चाहते थे इक्वल स्टेटस टू द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट ट्रीटेड हैज देयर टेरिटरी और स्टेट। बाद में इक्वल स्टेटस देने के बाद ब्रिटिश एम्पायर इतना कर्ज में था कि अब वो मैनेज नहीं कर सकता था साउथ अफ्रीका के इंटरनल मैटर्स में, जो पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री के जैसे ऑपरेट कर रही थी। तो 1931 में ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड अ लॉ वेस्टमिनिस्टर एंड गिव फुल्ली सॉवरेन कंट्री स्टेटस टू द साउथ अफ्रीका। अब एक साउथ अफ्रीका फुल्ली इंडिपेंडेंट रूलिंग कंट्री था। इसके बाद साउथ अफ्रीका में 1948 पे अपात्रे सिस्टम लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद लेबर लॉ और हार्श कर दिए गए। ओनली ब्लैक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में था साउथ अफ्रीका का, उसको ले लिया गया वापस। फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड डिफरेंट सेट कर दिए गए, ब्लैक पीपल फॉर वाइट पीपल, और ब्लैक पीपल वेर नॉट अलाउड टू हैव लैंड, नो प्रॉपर्टी, नो बिजनेस। इतने हार्श लॉ हो गए। 1961 में इसी के अपात्रे सिस्टम और अनजस्टिस के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में साउथ अफ्रीका को क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद 1961 में उन्होंने अपना हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ से हटा के अपना खुद का प्रेसिडेंट बनाया और कॉमनवेल्थ भी छोड़ दिया। इसके बाद ये आया कि कुछ लेबर यूनियंस जो लेबर्स के लिए कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सिर्फ लेबर्स के स्ट्रगल से साउथ अफ्रीका में चेंजेस नहीं आ सकते। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका ब्लैक पीपल और नामीबिया पे होने की इनजस्टिस के कारण एक कॉमन ग्रुप बनाया, जो सबसे मेन रीज़न बना इस साउथ अफ्रीकन बॉर्डर वॉर का, और साउथ अफ्रीका को एंग्लो में इन्वेड करना पड़ा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।